हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम तो याद है सब लोगों को। ऐसा तो नहीं है ना कि लोग मोदी जी को राष्ट्रपति भी समझ ले रहा है। इस देश में एक राष्ट्रपति भी हैं। अलग बात है कि कुछ नहीं बोलते हैं। हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ, कुछ नहीं बोले। 2 अप्रैल को लोगों के ऊपर लाठियां चलाई गई, कुछ नहीं बोले। देश के किसी कोने में कुछ अत्याचार हो जाता है, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन एक बार मंदिर जा रहे थे तो उनको घुसने नहीं दिया। नहीं, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं देश के राष्ट्रपति के ऊपर व्यंग कर सकूं। वो महामहिम है, सर्वोच्च हैं। ये संविधान की ताकत है कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो चाय बेचने वाला का बेटा है तो वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन सचमुच जो चाय बेच रहा है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? जब टीवी पे झटका और हलाल का बहस होता है ना, तो सिर्फ मुझे एक बात याद आती है। ठीक बात है, पेट्रोल डीजल का दाम झटके में नहीं बढ़ रहा है। आम आदमी की जेब धीरे धीरे हलाल कर रहा है। रोज 80 पैसा बढ़ जाता है। एक झटके में 80 रुपया नहीं बढ़ रहा है, 50 पैसा, 80 पैसा, कुल जोड़िएगा तो पता चलेगा कि हफ्ते में 10 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। ये आंख के सामने हो रहा है। इस देश में, इस देश के संविधान ने, चाहे संविधान निर्माता का अपना धार्मिक विश्वास कुछ भी रहा हो, क्या इस देश में किसी को भी धर्म को प्रैक्टिस करने से कभी रोका गया है क्या? किसी को मना किया गया है क्या? जोर जबरदस्ती क्या होता है? जोर जबरदस्ती तो प्यार नहीं कराया जा सकता है। जोर जबरदस्ती किसी से धर्म कैसे मनवाया जा सकता है? यह जोर जबरदस्ती क्यों की जा रही है? सचमुच में ये लोग जो धर्म की बात कर रहे हैं, इनको धर्म से कोई लेना देना है? मेरा नाम कन्हैया है, मैं बिहार से आता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं। जो धार्मिक लोग होते हैं वो कहते हैं कि सांसारिक जीवन जो है वो मोह माया है। सन्यासी वो है जो राजपाठ का त्याग कर दे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं हम क्या? इसके बारे में सोचने के लिए साहब आपके आईआईटी में जाने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सन्यासी कौन होता है? जो सांसारिक जीवन छोड़ देता है। चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पे बैठ जाए वो कौन सा सन्यासी है भाई? और देखें, नौजवान सब रील बनाता है इंस्टाग्राम पे, और उसमें जो है बढ़िया चश्मा, बढ़िया बाइक पे फोटो खिंचाता है। हम बोले कि सदगुरु का फोटो देख लो, वो बाबा है और ज्यादा स्टाइलिश चश्मा लगा के घूम रहा है। देखिए इसको आंख से। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, मुझे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि किसी ने माथे पे तिलक लगा रखा है कि टोपी पहन रखा है। मुझे सिर्फ ये बात समझ में आती है कि 206 हड्डी मंदिर जाने वाले के शरीर में भी है और मस्जिद जाने वाले के भी शरीर में है। और उस हड्डी पे अगर डंडा पड़े ना, तो हड्डी किसी धर्म का हो वो टूट जाता है। जब महंगाई का डंडा आपकी जेब पे पड़े ना, तो बजट कैसा भी वो बिगड़ जाता है। 1000 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है, 150 रुपए में कुछ दिन में पेट्रोल और डीजल बिकने लगेगा। सीएनजी की दाम बढ़ी हुई है। मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का है। 45 साल में देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा है।
आप सोच करके देखिए, महंगाई बढ़ी है 300%। आपकी सैलरी, आपका इनकम 300% बढ़ा है। अभी कोरोना हुआ था, कोरोना के दौरान ये समता पर्व, ये आयोजन भी बंद हो गया था। कोरोना के बाद हमने ये देखा कि छोटे छोटे जो रोजी रोजगार करने वाले लोग हैं, जो फल बेचते हैं, जो गन्ने का जूस बनाते हैं, जो किसान के यहाँ से कोई सामान खरीद करके गलियों में घूम करके बेचते हैं, ये रोजगार करने वाले लोग तबाह हो गए। पिताजी उंगली पे जोर रहे हैं कि सैलरी बढ़ नहीं रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। अब बेटा साहब जो हैं, मोबाइल पे लंका में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या चल रहा है। ठीक बात है कि हमको यूक्रेन के बारे में भी जानना चाहिए, श्रीलंका के बारे में भी जानना चाहिए, लेकिन आप अपने टीवी पे अपना सवाल ढूंढ करके देखिए, आपको एक भी सवाल नजर नहीं आएगा। एक एक डिपार्टमेंट में 5-5 साल से जो है कोई भर्ती नहीं हुई है। सेना में भर्तियां बंद हैं, रेलवे की भर्ती बंद है, एसएससी की भर्ती बंद है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि समाज जो पहले से जाति और धर्म के आधार पर बटा हुआ है, उनको उनके बुनियादी सवालों से गुमराह करने के लिए इसको और बांटा जाए। और मजेदार बात जान लीजिए, जो इस बंटवारे के खिलाफ बोलते हैं, जो लोगों के भीतर मानसिक गुलामी फैलाई जा रही है, उस गुलामी को समाप्त करके आजादी का तराना गाते हैं। जो कहते हैं कि भेदभाव मत करो, हम सब भारत के लोग हैं, हमारा जो बुनियादी हक है रोजी रोजगार का, रोटी कपड़ा मकान का, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी का, उसका मुकम्मल इंतजाम करो, उनको देशद्रोही कहा जाता है। और चंदा लेकर के देश बेचने वाले देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इस परिस्थिति में आज हम खड़े हैं कि सच बोलने वालों को जेलों में बंद कर दिया गया है और बड़े बड़े झूठे जो हैं वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के भाषण दे रहे हैं। इस देश की जनता को यह समझना पड़ेगा, उनको यह सोचना पड़ेगा। हमारे यहां एक शायर हुए दुष्यंत कुमार, हिंदी पट्टी में लोग उनके बारे में काफी पढ़ते लिखते हैं। उन्होंने कहा कि कहां तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहां हम चांद पर जाने के बाद मंगल पे जा रहे थे, कहां हम आईआईटी आईआईएम बनाने के बाद हम तमाम साइंटिफिक चीजों में आत्मनिर्भर हो रहे थे, कहां महंगाई की, बेरोजगारी के ऊपर लगाम लगा करके भारत विश्व शक्ति बनने की तैयारी कर रहा था। वापस से इस देश की जो बुनियाद है, उस बुनियाद को अपने दोस्तों के हाथ में के हवाले किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। नारा देश का लगाया जा रहा है और तिजोरी दोस्त का भरा जा रहा है। पब्लिक सेक्टर को वो लोग बर्बाद कर रहे हैं जिनको पब्लिक ने नेता बनाया है। एक सवाल आप सोच करके हमको बताइए। मैं प्रवीण जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि सामाजिक भागीदारी हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं हुआ है। अगर हम विकास की भी बात करें तो विकास भी जो है बराबर नहीं पहुंचता है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो विकास है वो विदर्भ तक नहीं पहुंचा है। जो ऊपर का विकास है, नॉर्थ का विकास है, जो साउथ का विकास है, जो ईस्ट का विकास है, जो वेस्ट का विकास है, यह भी आपस में बराबर नहीं है। यह मैं सहमत हूं इस बात से। मेरा बस एक सवाल है और मेरी एक चिंता है कि मेरे घर में 5 कमरे हैं, हम 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं कि दायां वाला कमरा में कौन सोएगा और बायां वाला कमरा में कौन सोएगा। लेकिन ये लड़ाई तब बंद हो जानी चाहिए जब आपको ये खबर लग जाए
कि बस्ती में आग लग गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सामाजिक भागीदारी, सोशल रिप्रेजेंटेशन हमारे देश के कई सरकारी संस्थानों तक नहीं पहुंचे थे। अब तो बात उससे भी आगे चली गई है। जब सरकारी संस्थान ही नहीं बचेंगे तो रिप्रेजेंटेशन कहां मिलेगा? मुझे यह जरा बता दीजिए। आप ये सोचिए कि तमाम जो पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं, इसका एक संबंध जो इस समाज के सबसे पिछड़े शोषित लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेशन से है कि नहीं है। आप सोच करके देखिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बंद होगा तो समाज के किस तबके का कम्युनिकेशन बंद होगा। आप सोच करके देखिए कि अगर सरकारी अस्पताल बंद होंगे तो समाज के किस तबके को सबसे कम इलाज मिलेगा। सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो किनके बच्चे शिक्षा से महरूम होंगे। आप भी सोचिए। भाई साहब जो वर्दी पहन करके खड़े हैं, आपका पेंशन बंद, नेताजी का पेंशन चालू, प्रधानमंत्री को पेंशन मिलेगा लेकिन सिपाही को पेंशन नहीं मिलेगा। अगर हम समता पर्व मना रहे हैं ना, तो ईमानदारी से हमको इस बात को सोचना पड़ेगा कि अगर देश का संविधान डीजीपी का वोट 1 और कांस्टेबल का वोट 1 किया है ना, उसके अधिकार को बराबर किया है ना, तो यह राजनीतिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक रूप में भी परिलक्षित होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। हमको उस दिशा में आगे जाना था। इन बेईमानों की चालाकी देखिए, इन भेड़ियों की चालाकी देखिए कि मुंह में घास दबा करके, बाबा साहब के फोटो के ऊपर माला चढ़ा करके, हमारे ही बीच के होने का नाटक करके सत्ता पे बैठे हैं और इस देश के जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनकी निर्भरता जिस पब्लिक सेक्टर पे है उस एक एक पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं। आप हमको सोच करके बताइए, जब एयर इंडिया भारत सरकार का नहीं है तो विमान मंत्री सिंधिया का लेकर के क्या करेंगे? जब नहीं है एयर इंडिया तो क्या करेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया? ये सोच करके मुझे बताइए कि जब हमारे पास रेलवे ही नहीं बचेगी तो रेल मंत्री क्या करेगा? जब हमारे पास बीएसएनएल ही नहीं बचेगा तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? जब आप शिक्षा को बेच ही देंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? और कहते हैं कि सब कुछ के लिए आत्मनिर्भर बनो, तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाओ। आपको भी देश का प्रधानमंत्री होने का क्या जरूरत है? यह प्रश्न मेरे मन में आना चाहिए ना। इनके हिसाब से सरकारी आईआईटी नहीं होना चाहिए साहब। अगर आप 15 लाख रुपया फीस नहीं दे सकते हैं, 20 लाख रुपया फीस नहीं दे सकते हैं, तो किसी गरीब के बच्चा को इंजीनियर बनने का सपना देखने का अधिकार नहीं है इनके हिसाब से। सरकारी आईआईटी नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी बैंक नहीं होना चाहिए, सरकारी इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, सरकारी सड़क नहीं होनी चाहिए, सरकारी पुलिस नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के तबला बजाएंगे? फिर सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं होना चाहिए। आप जो रोज पेट्रोल पंप पे जाकर के पेट्रोल भरवाते हैं, जितना का आप पेट्रोल खरीदते हैं उससे ज्यादा का आप टैक्स देते हैं। सरकार ने पिछले कुछ सालों में 28 लाख करोड़, कितना? 28 लाख करोड़ सिर्फ तेल के टैक्स से जमा किया है। और जब यह सवाल उनसे पूछा जाता है कि 28 लाख करोड़ का क्या किए? ऑक्सीजन सिलेंडर आप नहीं दे रहे थे जब लोग मर रहे थे, तो इलाज आप नहीं दे रहे थे जब लोग मर रहे थे, लोगों को आप शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, सड़कें बनाने के लिए तैयार नहीं है। सड़क बनता है, सड़क जरूर बनता है, लेकिन हमसे 2 बार टैक्स लिया जाता है। कैसे? आप गाड़ी खरीदिए, गाड़ी खरीदते वक्त आपको रोड टैक्स जमा करना है, और वापस जब आप उस गाड़ी को लेकर के रोड पे जाइएगा तो आपको टोल टैक्स देना है। भाई, एक अपराध का, इंसान होने के एक अपराध का कितनी बार सजा दोगे?
इस देश में मिडिल क्लास होने का कितनी बार सजा दोगे? एक बार गाड़ी खरीदेंगे तब टैक्स लोगे, दूसरा बार जब उसको सड़क पे लेकर के जाएंगे तब टैक्स लोगे। ये क्या चल रहा है? और आप हमको सोच करके बताइए ना, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो पेट्रोल और डीजल पे काहे नहीं लागू हुआ 1 नेशन 1 टैक्स? बोलिए, लागू हुआ क्या? अगर 1 नेशन 1 टैक्स इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इनके हिसाब से जीएसटी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो पेट्रोल और डीजल पे क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि ये लूट है। आप जान लीजिए, पहली बार हमारे देश में जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उन दवाइयों की कीमत बढ़ा दी गई। हमारे देश में जीवन रक्षक दवाइयों का दाम नहीं बढ़ाया जाता था। ये हमको हर तरीके से गन्ने की तरह निचोड़ लेना चाहते हैं। कोई इंसान, एक कहावत है ना कि मरता क्या ना करता। अरे जब जूता खरीदने के लिए जाइएगा, पैसा नहीं है तो कहिएगा चलो छोड़ो, इस बार नहीं खरीदते हैं, अगले ईद पे खरीद लेंगे, इस बार नहीं खरीदते हैं, अगले दिवाली पे खरीद लेंगे। लेकिन कोई बीमार हो जाएगा तब आप कहिएगा कि चलो छोड़ो, इस बार नहीं इलाज कराते हैं, 6 महीने बाद करवा देंगे। करा सकते हैं क्या? इसीलिए इलाज महंगा किया जा रहा है। जो माँ बाप खुद नहीं पढ़ते हैं ना, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ ले। वो अपने जेब में वो हर कटौती करने के लिए तैयार हैं कि हमको जो सपना नहीं पूरा हुआ, वो हम अपने बच्चे का सपना पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए इस देश में शिक्षा महंगी की जा रही है। आप इधर उधर जाए बिना रुक नहीं सकते हैं, इसीलिए ट्रांसपोर्ट महंगा किया जा रहा है। और हर तरह से जो ये वसूली हो रही है, इस पैसे का होता क्या है? ये विदर्भ का इलाका है, यहां सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या होती है। किसान की आत्महत्या कर्ज के चलते होती है। और ये कहते हैं कि बैंक को एनपीए हो जाता है क्योंकि ये किसानों को कर्ज देते हैं। साहब, बैंक का एनपीए किसान को कर्ज देने से नहीं होता है, इनके दोस्त जो इनको चुनाव में चंदा देते हैं, उनको छूट देने से होता है। ये बात आप जान लीजिए। आए दिन आप खबर सुनते होंगे कि कोई 28,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 30,000 करोड़ लेकर के भाग गया। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, कहते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार। 2 बेचता है अमित शाह और मोदी, 2 खरीदता है अंबानी और अदानी। यही सच्चाई है। और ये जो देश में बिकवाली चल रही है, इस बिकवाली पे हमारी नजर ना पड़े, इसीलिए हमारा ध्यान भटकाने के लिए बहस खड़ा किया जाता है धर्म का। धर्म से कोई आपत्ति नहीं है भाई। धर्म जिसको जो मानना है वो मानता ही है। आपत्ति इस बात से है कि धर्म के नाम पे जो लोग अपनी राजनीति का धंधा चला रहे हैं, उससे आपत्ति है। और ये लोग, समाज के लोग आपस में इकट्ठा ना हो जाएं, ये शोषित वंचित लोग आपस में इकट्ठा होकर के ये सवाल ना पूछने लगे कि 28 लाख करोड़ रुपया जो तुमने वसूला है, उस पैसे का तुमने क्या किया है, इसका हिसाब ना मांगने लगे। इसीलिए इंसान को आपस में लड़ाया जाता है। हम कहते हैं जब हमारी भूख एक है तो हमारी मुट्ठी भी एकजुट होनी चाहिए, तभी इससे हम मुक्ति पा सकते हैं।